देखो सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी में अगर जो कोई टॉपिक आता है ना, अच्छा आवाज क्लियर आ रही है बोले मुझे बताओ। हाँ क्लियर। ठीक, और सब आएंगे तो वो लोग ज्वाइन कर लेंगे ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस में जो गवर्नेंस होता है उसका मतलब पहले हम लोग समझेंगे। गवर्नेंस इज ए प्रोसेस या सेट ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉलिसी, लॉ मेकिंग, पॉलिसी या लॉ इम्प्लीमेंटेशन। अगर तुमसे पूछे कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, तो वो प्रोसेस जहाँ पे पॉलिसी, जहाँ पे पॉलिसी को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जहाँ पे लॉ मेकिंग किया जाता है, जहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसको गवर्नेंस बोलते हैं। जब कोई पॉलिसी आती है और उस पॉलिसी को हम लोग बना रहे हैं, उस पॉलि या फिर कोई कानून बना रहे हैं या लॉ बना रहे हैं, या उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या उस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गवर्नेंस। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट जो है ना, बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट है। गवर्नेंस अलग चीज है और गवर्नमेंट अलग चीज है। गवर्नेंस पॉलिसी या लॉ को इम्प्लीमेंट करती है या बनाती है, जबकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की चार फीचर्स होती है, एलिमेंट्स होती है गवर्नमेंट में जो होती है ना, चार 4 एलिमेंट्स होती है। एक तो खुद गवर्नमेंट होती है, एक तो खुद गवर्नमेंट हो गई एक फीचर्स। दूसरा तुम्हारा हो गया, एक तो गवर्नमेंट हो गया, दूसरा तुम्हारा हो गया टेरिटोरी। ठीक है, और तीसरा तुम्हारा हो गया पॉपुलेशन, और फोर्थ हो गया सॉवेनिटी। तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों अलग है। गवर्नेंस का काम क्या है, लॉ को बनाना, पॉलिसी को बनाना, इम्प्लीमेंट करना, जबकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास एलिमेंट होती है, 4 एलिमेंट होती है। एक तो गवर्नमेंट होती है, दूसरा टेरिटोरी होती है, तीसरा पॉपुलेशन होती है, फोर्थ सॉवेनिटी होती है। ठीक है, उसके बाद आरसी का लग रहा प्रॉब्लम हो रहा। वहीं पर ही अगर हम गवर्नेंस के बारे में एक बार जानना फिर से जानेंगे। गवर्नेंस इज ए अबाउट प्रोसेस गवर्नमेंट फॉलो टू फॉर्मुलेट रूल्स, लॉ, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कोई पॉलिसी आई है, ठीक है ना, मान लो आरटीआई आया, ठीक है ना, आरटीआई आया, तो आरटीआई को कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा, आरटीआई का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो कैसे प्रोसेस करेगी, कैसे काम करेगी, ये सब जो बात डिसाइड किया जाता है ना, वो होता है गवर्नेंस। अच्छा, अब मैं तुम लोग से एक बात पूछ रही हूँ, गवर्नेंस वाइड होगा या गवर्नमेंट वाइड होगा, इसी से मैं एक बार बता देती हूँ। गवर्नमेंट जो है वो वाइड नहीं है, कि गवर्नमेंट में तुम्हारा क्या है, गवर्नमेंट में सिर्फ 4 एलिमेंट्स आ रहा है, फिर सिर्फ 4 एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है ना। जबकि गवर्नेंस में तुम्हारा बहुत सारी पॉलिसीज आ सकती है, बहुत सारे लॉ आ सकती है। तो जो वाइड है ना वो गवर्नेंस है। तो बड़ा कौन है, गवर्नमेंट या गवर्नेंस? तो गवर्नेंस जो होता है वो बड़ा होता है, वाइड होता है। क्यों? इसका स्कोप ज्यादा है। गवर्नमेंट में मुझे पता है कि वो जो भी काम करेगी अपने पॉपुलेशन के लिए, टेरिटोरी के लिए, सॉविनिटी, ये सब 4 एलिमेंट्स है बस। इसकी पहचान इसकी 4 एलिमेंट से हो रही है। जबकि जहाँ पे गवर्नेंस के बारे में देखेंगे तो इसके अंदर लॉ आएगी, पॉलिसी आएगी, रूल्स आएगी, ये सब आएगी। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नेंस जो है वो तुम्हारा वाइड होता है गवर्नमेंट से। ये जो याद करने वाला टॉपिक, वहां पर भी याद करने वाला टॉपिक था, वहां पे क्या याद करने वाला था मैं बता दे रही हूँ। अगर तुमसे पूछे, बहुत ज्यादा कम कर दो, हाँ बहुत ज्यादा। मैं लिख रही हूँ, तुम लोग आंसर बताना, ठीक है ना।
बताओ कौन सा सही है, दोनों में से कौन सा सही है, ब्लू वाला या रेड वाला? मैं बताऊं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं ये यहाँ वाला पे? क्या लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा हुआ ये है, वो तो गवर्नमेंट समझ है, नहीं शॉर्ट आया। कट में लिखी हूँ मैं, शॉर्ट कट में लिखी हूँ सुषमा, पूरा लिख दे रही हूँ, GOVER, शॉर्ट कट में लिखी थी। ये गवर्नेंस है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नेंस है। अब देखो क्या बोल रहा, क्या पहला में देखो एक नंबर में क्या बोल रहा, बोला गवर्नमेंट, गवर्नेंस और गवर्नमेंट बराबर है, इसलिए मैं बराबर का निशान दी हूँ, ठीक है ना? क्योंकि गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों अलग है। बिल्कुल अलग है, हाँ। हाँ, ये गवर्नेंस तो हाँ, गवर्नमेंट गवर्नेंस और का काम गवर्नमेंट जो अलग है, होता हाँ। है। इसके पास 4 एलिमेंट्स होती है और इसका काम क्या है, लॉ मेकिंग करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, रूल्स बनाना, ये गवर्नेंस का काम है। जबकि गवर्नमेंट के पास 4 एलिमेंट्स होती है, हो गया। फिर एक और क्या आएगा तुम्हारा वहां पढ़ना है कि गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नेंस वाइड होती है, किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है। अब उसके बाद हम गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे, गुड गवर्नेंस क्या होता है। देखो, अगर अभी तो इतना टाइम है नहीं कि हम पूरा डीपली पढ़ाएं कि गुड गवर्नेंस कहाँ से आया था, हम लोग देखेंगे तो कोटेलिया के दौर से ही, पीरियड से ही देखेंगे तो गुड गवर्नेंस आया हुआ है, ठीक ना? कोटेलिया ने भी गुड गवर्नेंस के बारे में बात की है, गांधी जी ने भी बात किया गुड गवर्नेंस के बारे में। रख देना जैसे रखना, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी नहीं खा पाएंगे, अभी तुम क्लास करा रहे हो। नहीं नहीं, क्लास ठीक, अच्छा रख दो, हम खा लेंगे थोड़ा ठहर के। ठीक है, तो समझना कि गुड गवर्नेंस, इसलिए मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को एक ये बता दे रही हूँ। अगर गुड गवर्नेंस का हम देखेंगे कि ट्रेस करेंगे कहाँ से आई है, तो कोटेलिया, कोटेलिया ने भी गुड गवर्नेंस के बारे में बात किया था, मैं बता रही हूँ कैसे। कोटेलिया क्या बोलता है कि एक किंग को अपने सब्जेक्ट को अपने सन समझना चाहिए। कोटेलिया बोलता है कि किंग को क्या करना पड़ेगा, जो किंग है ना, किंग को अपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी लोगों को, ठीक है ना, सब्जेक्ट यानी लोगों को क्या समझना पड़ेगा, अपना सन, अपना बेटा की जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये गुड गवर्नेंस है। तो कोटेलिया के टर्म से गुड गवर्नेंस देखने को मिला था। लेकिन एग्जाम में आता है कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कब आया, तो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्ल्ड बैंक के 2 रिपोर्ट से आई है। वर्ल्ड बैंक के 2 रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की 2 रिपोर्ट आई थी, वहां से ही गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया। 1990s तक का तुम्हारा गुड गवर्नेंस जो है ना वो आ चुकी थी, ठीक है ना? तो वर्ल्ड बैंक में 2 रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस जो है वो आई थी। देखो, पहला जो तुम्हारा है मैं बता दे रही हूँ कि जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसको याद करना, सब सहारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जब मैं एग्जाम देने गई थी ना तो मैं ये वाला अपने से बुक से पढ़ कर गई थी, सब सहारा अफ्रीका। मैं ये इसको मतलब इससे नहीं पढ़ी थी, मतलब कहीं से भी या फिर मैम वैम से, इस कुछ में ये तो कराई भी नहीं थी मैम, ये मैं पढ़ी थी अपना बुक से और क्वेश्चन भी आया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार आ चुका है, सिर्फ एक बार आया। तो वर्ल्ड बैंक ने 2 रिपोर्ट निकाला था, वर्ल्ड बैंक ने 2 रिपोर्ट निकाला था। मैं शॉर्ट कट में इसलिए पढ़ा रही हूँ ना, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, ठीक है? 1990s में, क्योंकि एग्जाम ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, 2 मंथ में तो पूरा सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 कवर करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से मैं मतलब ऐसा ला रही हूँ कि जो एग्जाम का ज्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? तो उसके बाद क्या हो गया कि वे वर्ल्ड बैंक में 2 रिपोर्ट आया था, ठीक है ना? एक रिपोर्ट का नाम है सब सहारा अफ्रीका, पूरा नाम याद करो तो खाली सब सहारन अफ्रीका याद कर लेना, ठीक है ना? फर्स्ट रिपोर्ट का नाम क्या है, सब सहारन अफ्रीका, फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल इम्पैसिस। यहाँ पे इम्पैसिस है, ई छूट गया है, इम्पैसिस ओपन द नीड फॉर ग्रोथ। ये कब आया था, तो 1989 में आया था, ठीक है ना? वर्ल्ड बैंक में 2 रिपोर्ट आया था, एक सब सहारन अफ्रीका जो कि 1989 की रिपोर्ट है। इन्होंने बोला था कि जो अफ्रीका है ना, वहाँ पे लोगों को गुड गवर्नेंस, लोगों को के लिए गुड गवर्नेंस के लिए जरूरत है। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका का जो सब सहारा इलाका है ना, वहाँ पे गुड गवर्नेंस की नीड है। वहाँ पे हम लोगों को इम्फेसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहाँ पे लोगों को चाहिए गुड गवर्नेंस, ठीक है ना? लोगों को गुड गवर्नेंस चाहिए, लोगों के लिए वहाँ पे गुड गवर्नेंस लाना होगा, एक रिपोर्ट में बोला गया। जबकि जो दूसरी रिपोर्ट आई ना, सेकंड रिपोर्ट, उसका नाम है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? ये 1992 का है। बैंक ने आइडेंटिफाई किया नंबर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस,
गुड गवर्नेंस के एक्सेप्ट और उसके नंबर को आइडेंटिफाई किया, ठीक ना। यहाँ पे तुमको सिर्फ ये याद करना है कि जो सेकंड रिपोर्ट है उसका नाम क्या है, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और 1992। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, एक बार मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के तुमको दिखा रही हूँ। देखो अभी तुम लोग मुझे बताना भी, मैं पूछूंगी भी, ठीक है ना। देखो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, हम लोग यहाँ पढ़े कि जो गुड गवर्नेंस है, ठीक है ना, जो गुड गवर्नेंस है इसका इमरजेंस कहाँ से हुआ, कहाँ से आई, तो दो रिपोर्ट से, टू रिपोर्ट से। तो ये जो टू रिपोर्ट है ये कहाँ से आई थी, तो ये वर्ल्ड बैंक से आई थी, है ना। कहाँ से आई थी, वर्ल्ड बैंक से। एक का नाम क्या था भाई, तो एक का नाम था सब सहारा। एक रिपोर्ट डेट क्या था, 1989, देख लो। दूसरा का नाम क्या था, दूसरा वाला रिपोर्ट का, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ये कब की है, तो 1992 की है, ठीक है। इतना याद हो गया। गुड गवर्नेंस आया कैसे था, ये समझ में आ गया, गुड गवर्नेंस आया कैसे था, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मैप में स्लाइड चेंज कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यूएन यूनाइटेड नेशन ने बोला कि गुड गवर्नेंस की गुड गवर्नेंस में ना 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मैं बता रही हूँ, देखो क्वेश्चन आया था तुम्हारा, इवन ना मैं तुम लोगों को ये भेज दूंगी, एक है सीन आया है गुड गवर्नेंस में। तो एक सीन में था कि यूएन ने 10 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, किसके बारे में, तो गुड गवर्नेंस के बारे में, जबकि गलत है। इन्होंने कितना बताया, 8। यूएन ने बोला कि जो गुड गवर्नेंस है ना उसमें 8 फीचर्स होगी, ठीक है ना। ये कहाँ स्टार्ट हो गया, यूएन ने बोला कि 8 फीचर्स होगी गुड गवर्नेंस की। अगर एग्जाम में तुमसे कोई पूछ रहा है, मतलब कि आया तुम्हारा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और बोला गया कि यूएन ने 9 फीचर्स बताया या 10 फीचर्स बताया, वो गलत हो जाएगा। मुझे पता है यूएन ने गुड गवर्नेंस के लिए कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया है, 8। उन्होंने बोला सिर्फ 8 गुड गवर्नेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन है हमें मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो पहले देखते हैं एक नंबर। एक नंबर को बोला जाता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि सभी लोगों को, ठीक है ना, गवर्नेंस जो है अगर कुछ पॉलिसी ला रही है, ठीक है, गवर्नेंस अगर कुछ पॉलिसी ला रही है या कोई ऐसा चीज जैसे राइट टू वोट, वोट देना है, तो उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट होने का मौका दे, ठीक है। सभी लोगों को पार्टिसिपेट होने का मौका दे, चाहे वो विमेन क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे वो तुम्हारा बैकवर्ड क्लास क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास क्यों ना हो, चाहे वो एसटी क्यों ना हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करे, उनको उनको ये राइट्स है ना, इनको ये राइट्स है कि ये पार्टिसिपेट करे गवर्नमेंट की पॉलिसी में, ठीक है। या राइट टू वोट कुछ भी हो रहा गवर्नेंस का, गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या करेंगे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म से बिलोंग करे, जो भी विमेन हो, वल्नरेबल ग्रुप हो, सोसाइटी का कोई भी सेक्शन हो, बैकवर्ड क्लास हो, माइनॉरिटीज हो, सबको इक्वल पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाएगा। सभी लोगों को पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट जो है तुम्हारा रूल ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरा क्या है, रूल ऑफ लॉ बोल रहा है कि देखो भाई कि अगर आप ह्यूमन राइट्स, आपने जो ह्यूमन राइट्स लाया, ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स लाती है, ठीक है ना, इसको गवर्नेंस ने क्या किया, इसको बनाया ह्यूमन राइट्स को, ठीक है ना। जब आपने इसको बनाया तो ये ह्यूमन राइट्स किसके लिए, लोगों की भलाई के लिए है ना, लोगों की भलाई के लिए।
तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इसको इन्फोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को लीगल फ्रेमवर्क देना पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है ना, इसको बिल्कुल इन्फोर्स करना पड़ेगा रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, तब जाके ये स्ट्रांग होगी ह्यूमन राइट्स। आइए, ह्यूमन राइट्स किसके लिए, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है ना। अगर ह्यूमन राइट्स है, मानो आरटीआई आई, चलो मैं एक आरटीआई का भी एग्जाम, आरटीआई आई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई आ गया, तो आपको इसको बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली आरटीआई लाई छोड़ दिया, कि कोई भी इसका मिस यूज भी करेगा, तो मतलब कि आरटीआई लाया, कोई पर्सन के आरटीआई करने के लिए, और दूसरा पर्सन नहीं मान रहा है ना, दूसरा पर्सन नहीं मान रहा है, तो मान लो कि ये ए है और ये बी ऑफिसर है, ए ने गया आरटीआई को ये किया, फाइल किया, बी ने बोला कि मैं नहीं मानूंगा, तो ये तो नहीं मान रहा, तो इसको तो कोई आरटीआई का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे रूल ऑफ लॉ बनाना पड़ेगा हर चीज के लिए, कि जो नहीं मानेगा उसको पेनल्टीज देना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसको सजा, पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर आप कोई किसी भी तरह का कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, कुछ ला रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए ला रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए ला रहे हैं, तो आपको उसको रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्स करना पड़ेगा। ये दूसरा हो गया। चलो आ जाओ, ये हो गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो ट्रांसपेरेंट पेन होता है, तुम लोग ट्रांसपेरेंट बोतल देखी होगी, ट्रांसपेरेंट पेन देखी होगी, तो कहने का मतलब है ये गवर्नमेंट है या गवर्नेंस, जो भी, ये गवर्नेंस है। गवर्नेंस से कोई पॉलिसी को बनाया, इनका काम क्या है, पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग करना, तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाया, तो पॉलिसी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, कि पॉलिसी के अंदर क्या चीजें यहाँ पे बैठे लोगों को सब नजर आना चाहिए, पब्लिक को पूरा दिखे, है ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंस का मतलब आर पार दिखना, है ना। जैसे तुम देखी होगी, नेट का एग्जाम देने जाओगी तो लिखा हुआ रहता है कि आप ट्रांसपेरेंट पेन लेकर आना, आप ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर आना, मतलब कि बोतल का पानी तुमको दिखना चाहिए, ऐसा लेकर आना। तो जब गवर्नमेंट भी कोई पॉलिसी लाएगी ना, गवर्नमेंट भी कोई पॉलिसी ला रही है, ठीक है ना, पॉलिसी बना रही है, तो लोगों के लिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को बिल्कुल दिखे कि गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी लाई है, क्या हम लोगों को उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वाला, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन, अगर तुमको जैसे कि किसी को पॉलिसी मेकिंग बन रहा, तो बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि अगर कोई लोग चाहे कि हमको पब्लिक पॉलिसी जो बन रहा है उसके बारे में कुछ हमको इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लोगों को समझ में आए कि हाँ, क्या इसका पॉलिसी क्यों आई, क्यों बना, इसका मतलब क्या है। जैसे तुमको मैं एक बात बता रही, एनआरसी आया था, ठीक है, तो एनआरसी के बारे में तुम जाके पूरा गूगल में पढ़ सकती हो कि क्या 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 रिलेवेंस है, क्या क्या कैसे क्या मीडिएट डी में सब पढ़ सकती हो, तो वो हो गया तुम्हारा ट्रांसपेरेंट। मतलब कुछ गवर्नमेंट, जैसे अब किसान बिल, किसान बिल जो है ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको घिस पिछा कर दिया। एक्चुअल में किसान बिल क्या था, कि तुम्हारा सारा जितना ये था वो चला जाता तुम्हारा इसके पास, जो इंडस्ट्रियलाइज एक तरीके के लोग हैं उनके पास चले जाता, ठीक है ना। तो जब लोगों को जब पता चला पूरा ट्रांसपेरेंट तरीका से, तब जाके लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी ला रही है, वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा को दिखे कि वो पॉलिसी में क्या फीचर्स है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या उसकी अच्छाई, क्या उसकी खूबी, क्या उससे नुकसान होगा, है ना, ये, ठीक है। तो दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होने चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर आप कोई चीज ला रही है, गवर्नेंस ने कोई पॉलिसी बनाई, तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल भी होना होगा पब्लिक के सामने, ठीक है ना। कंसेंस ओरिएंटेशन, कंसेंस ओरिएंटेशन का मतलब है सभी लोगों की कंसेंट चाहिए, सभी लोगों की कंसेंट चाहिए, सभी लोगों से एक बार डिस्कस कर लो, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई है, तो सभी लोग पे से एक बार डिस्कस करो, डिस्कस का मतलब कंसेंट, सभी लोगों से कंसेंट लो, सबकी रजामंदी जरूरी है, सब हाँ बोले, ठीक है ना। यानी अगर गुड गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस कोई पॉलिसी ला रही है, ठीक है, आरटीआई लाई, तो आरटीआई में कंसेंस चाहिए। कंसेंस का मतलब होता है सभी लोग इसमें अपना हामी भरे, ठीक है। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए,
इक्विटी इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब होता है तुम्हारा सबको बराबर देखना, ठीक है ना, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर। इक्विटी का मतलब होता है, या इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब होता है सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं ना सोसाइटी में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। सबको क्या करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। सबको क्या करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है ना। मान लो अब जिसके पास इक्विटी का मतलब है, अब जिसके पास नहीं है, ठीक है, जिसके इक्वल लिख दी मैं, सॉरी इक्वल लिख दी, इक्वल नहीं होगा, इक्विटी होगा। मान लो कि सोसाइटी में अरे बाप रे, बाबू 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 है तेरी तो। मान लो कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, रिच भी होते हैं और पुअर भी होते हैं। तो कहने के मतलब कि जो पुअर है उसके पास पैसा नहीं है और रिच के पास पूरा 100% पैसा है, तो आप कुछ पैसा पुअर को भी दे दो, जो इक्विटी है, जो खामी है, जो इनके अंदर जो नहीं है, वो आपको इम्प्रूव करो, इनको इम्प्रूव करो कि ये इनका बराबर आ जाए, इक्विटी करो। इंक्लूसिवनेस का मतलब सभी को ऐड करो, अगर कोई पॉलिसी आ रहा है तो रिच एंड पुअर सबको ऐड करो, सबको, ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो मैं उसको पॉलिसी मेकिंग में नहीं लूंगा। इफेक्टिवनेस और इफेंसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला रही है तो उस पॉलिसी का रेलिवेंस भी होना चाहिए, ठीक है, उस पॉलिसी का रेलिवेंस होना चाहिए। देखो सारे पॉजिटिव वर्ड है। इफेक्टिवनेस मतलब आरटीआई आया तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि आरटीआई का क्या बेनिफिट है। आरटीआई का बेनिफिट ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये बेनिफिट है। यानी आरटीआई क्या है, इफेक्टिवनेस है और इफेंसी है आरटीआई में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अगर गवर्नेंस कोई पॉलिसी ला रही है, अगर गवर्नेंस कोई पॉलिसी ला रही है तो उसको अकाउंटेबल होना होगा, अपने लोगों के पास आके अकाउंटेबल होगा ना होगा, ठीक है ना। लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका देखिए भाई, ये जो पॉलिसी आया ना आरटीआई, ये कोई खराब पॉलिसी नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए आप, तुम लोग ये रूम से चलो, हम क्लास करवा रहे हैं ना। यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट को आके गवर्नेंस बनाता है पॉलिसी, गवर्नमेंट को आके अकाउंटेबल होना होगा। क्या अकाउंटेबल होना होगा कि देखो आरटीआई आया है ना, ये लोगों के वेलफेयर के लिए, कैसे, लोगों की भलाई के लिए, कैसे भाई, देखो अगर आपको आरटीआई से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं, ठीक है ना। तो ये एक फायदा चीज है, आपके लिए नुकसान नहीं है, लोगों को आके अकाउंटेबल होना होगा। तो पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव, कंसिस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस और इफेंसी, अकाउंटेबल, ये सब अकाउंटेबिलिटी, ये सब क्या है तुम्हारा, ये गुड गवर्नेंस के 8 फीचर्स हैं। बस 4 बजे तक, ठीक है। तो जो हम यहाँ चल जा रहे, चेयर ला के लगा दे रहे हैं यहाँ, नहीं चेयर दे दे, हम यहाँ पे क्लास करा लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि जो गुड गवर्नेंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, 8 है। कौन कौन से सब पॉजिटिव वर्ड है, सारा ही देखोगे तो पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव, कंसेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस या इफेक्टिवनेस एंड एफेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा ही पॉजिटिव वर्ड है, कोई इसमें निगेटिव टाइप का नहीं है। एग्जाम में आएगा तुम लोग कर लेना, ठीक है। अब मुझे तुम लोग बताना थोड़ा सा, ठीक है, कि सब सहारा, सब सहारन अफ्रीका रिपोर्ट का डेट क्या है, डेट बताओ, डेट याद है तो बताओ। 1989। नहीं 1989, हाँ 89 बोली ना, हाँ ठीक है 89, 89। अब मुझे बताओ दूसरी वाली रिपोर्ट का नाम क्या है, 1990। नहीं रिपोर्ट का नाम क्या है, सेकंड जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या था। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, सुषमा नहीं समझी। वर्ल्ड बैंक के अंदर दो रिपोर्ट आया, वर्ल्ड बैंक के अंदर दो रिपोर्ट आया, एक का नाम था तुम्हारा सब सहारान, सब सहारान अफ्रीका, और जो जो सेकंड रिपोर्ट है ना उसका नाम है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट नंबर 2 है।
डेवलपमेंट ये 1992 की रिपोर्ट है और ये 1989 की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस के लिए 2 रिपोर्ट निकाला था। एक का नाम था सब सहारन अफ्रीका जो कि 1989 की थी और दूसरी वाली की नाम थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट जो कि 1992 की थी। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे हम लोग ई गवर्नेंस, ठीक है। इसका टॉपिक नाम है, मैं यहाँ पे लिखी नहीं, मैं लिख दे रही, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस कैसे बनता है? ई गवर्नेंस आईसीटी को मिला दो, गवर्नेंस को मिला दो तो ई गवर्नेंस बन गया। आईसीटी आईसीटी प्लस गवर्नेंस। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस का मतलब है गवर्नेंस। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया मेरा? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ई गवर्नेंस की टैब कितनी होती है? ठीक है, ई गवर्नेंस को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी को बोला गया गवर्नमेंट टू सिटीजन। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारा तुम्हारा ये आया हुआ है, ठीक है। वो अगर मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम लोगों को याद भी नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ 4 कैटेगरीज को पढ़ा रही हूँ। ई गवर्नेंस की 4 कैटेगरीज है, याद रख लेना। अगर तुमसे पूछे ई गवर्नेंस की टैब कितनी है या ई गवर्नेंस को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम बोलना कि 4 कैटेगरीज है। पहला क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा क्या है? दूसरा गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब बोलेगी गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब क्या? मैं बता रही हूँ, गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब है ना, गवर्नमेंट जब सिटीजन, गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब है कि जब कुछ सिटीजन के लिए कुछ आता है, ठीक है ना। जैसे स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा किसके लिए आया है? सिटीजन के लिए आया है ना। तो ये हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस के लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल खुला है तो वो आ जाएगा तुम्हारा गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर, ठीक है। अगर बिजनेस के अंदर कोई पोर्टल खुला हुआ है, ठीक है ना, कोई होता है ना तुम्हारा कि ऑनलाइन ही पोर्टल है, वहां पे तुम ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकती हो, ये कर सकती हो, ये ऑनलाइन वहां पे ऐप पे तुम जाके कर सकती हो, तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव ला रही है ना, ई गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ बोली गवर्नमेंट ला रही सिटीजन के लिए कुछ, तो स्वयं प्रभा ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, ऑनलाइन है, तो वो सिटीजन के लिए लाया। गवर्नमेंट टू बिजनेस, मान लो कि तुम्हारा, तुम देखी होगी बहुत सारे स्टेट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक वाला स्टार्ट हो रहा है, कहीं भी ई पंचायत स्टार्ट हो रहा है, कहीं ई विद्या स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से। तो जो बिजनेस के लिए होगा, जो लोग बिजनेस के लिए, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जो अपने लिए भी करती है, जैसे गवर्नमेंट के लिए भी तुम देखी होगी, गवर्नमेंट के लिए भी कुछ कुछ ऐसा आया है, आता है, जो कि गवर्नमेंट के कुछ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसके अंदर आता है? तुम्हारा गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर आता है, किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट के अंदर है। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूंगी, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया, ठीक है, वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक सेकंड, इतना समझ में आ गया? ये गवर्नमेंट का 4 कैटेगरी से, एक पर है गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगर गवर्नमेंट सिटीजन के लिए कुछ कर रही है ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, तो वो हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगर गवर्नमेंट बिजनेस के लिए कुछ कर रही है, कोई बिजनेस कंपनी के साथ मिलकर, कोई बिजनेस कोई कंपनी के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट कर रही है ना, कुछ इनिशिएटिव कर रही है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है ऑनलाइन, तो इसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ अपने लिए कुछ ला रही है, अपने लिए, ठीक है। गवर्नमेंट अगर अपने लिए कुछ ला रही है ना, तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है ना। जैसे तुम देखी होगी कि बहुत सारी चीज आया है, नींद लगता है दोपहर में बहुत ज्यादा, ठीक है। एक है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय के लिए
जो एम्प्लॉय उसके लिए गवर्नेंस कुछ किया जा रहा है ना। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय के लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल खोल रही है ना, कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एम्प्लॉय के लिए है और ये सारा ऑनलाइन है। मतलब चार तरीके से सिटीजन को, चार तरीके से तुम्हारा जो है ना ई गवर्नेंस काम करती है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस को ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर, गवर्नमेंट खुद के लिए। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए, यानी सिटीजन, बिजनेस, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय। ठीक है क्या? प्रीति आंटी को दिए थे, प्रीति आंटी से पूछना पड़ेगा, हम तो छोड़ के गए थे। देखो समझ में आ गया ना। अब मुझे, मैं तुम्हें से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताना। अभी मैं लिख रही हूँ, उसके बाद मुझे बताना। कौन इसमें से गलत है, रॉन्ग बताओ। इसमें से रॉन्ग कौन है? रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल भी नहीं। कैसे तुमको, अभी तुम्हें याद करवाई ना सुषमा। अभी तो मैं बोलूं कि गुड गवर्नेंस का 8 फीचर्स है, तो कुछ भी अगर पॉलिसी वगैरह रूल आएगा तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। इक्वालिटी, इक्वालिटी, सॉरी, इक्वालिटी। इक्वलिटी होगा ना, इक्विटी नहीं होगा। ठीक है ना। 8 फीचर्स है तुम्हारा। आरसी का लग रहा आवाज नहीं आ रही, इसलिए आरसी बोल नहीं रही है। ठीक है। और अंजलि और आफरीन तो आई नहीं है। ठीक है। देखो पहला ही फीचर को मैं बताई थी कि पार्टिसिपेशन थे। दूसरा वाला तुम लोग बताओ, मैं क्या लिखूं, बताओ, बता सकती हो? जो याद है बता दो। रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, सॉरी, इक्विटी। इक्विटी एंड इंक्लूसिव, एक मिनट एक मिनट सुषमा, ये वाला पहले मैं कंप्लीट कर ले तो। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है। नेक्स्ट बताओ। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल सही बोली, ट्रांसपेरेंसी। फिर बताओ। गुड गवर्नेंस का 5 फीचर्स। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल। फिर बताओ। 6 नंबर। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन। उसके बाद तुम्हारा हो गया इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये सब बताई थी ना अभी। और बताओ अगर कुछ माइंड में आ रहा तो। मैं तो 8 बताई थी ना, टोटल में 8 बताई थी। अकाउंटेबल हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ, रिस्पॉन्सिबनेस कौन बताएगा? आर ई एस पी ओ एन एस आई वी, रिस्पॉन्सिव। ठीक है। और बताओ। और एक था कंसेंसस ओरिएंटेड। बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल। हो गया 8। ठीक है ना। ये जो 8 फीचर है ना, ये गुड गवर्नेंस का फीचर है। ये क्या है? गुड गवर्नेंस का फीचर है। पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिव, कंसेंस। ठीक है, मैं आगे जा रही हूँ। अब मैं एक चीज और पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे बोला जा रहा ना कि गुड गवर्नेंस का पर्पस क्या होता है, ये आई क्यों थी। ठीक है ना, इसका गोल क्या था। तो सबसे पहली बात, बेटर सर्विस डिलीवर टू द सिटीजन, सिटीजन को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है ना।
ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, लोगों को इम्पावर करने के लिए, लोगों को इम्पावर करने के लिए इंफॉर्मेशन के थ्रू, है ना। लोग जब इंफॉर्मेशन ले लेंगे ना तो वो एक तरीके से इम्पावर, अपने आप को इम्पावर इम्पावरफुल, मतलब वो फील करेंगे कि मेरे पास पावर है, इम्पावरिंग फुल करेंगे लोग। अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना तो वो सोचेंगे कि हाँ मेरे पास भी पावर है। इम्प्रूव इफिशिएंसी विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर ना इफिशिएंसी आएगी जब तुम इंफॉर्मेशन लोगी, है ना। तो गवर्नमेंट देखेगी नहीं मैं कोई झोल झपाटा ना करूँ, या तो इंफॉर्मेशन लेगा तो मेरा हो सके पोल खुल जाए, पोल पट्टी खुल जाए, है ना। इम्प्रूव इंटरफेरेंस विद इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, साथ में बिजनेस और इंडस्ट्रीज के अंदर भी इंटरफेरेंस करने से इम्प्रूव होगा। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो। करप्शन कम हुआ, एक नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई, 2 नंबर। ग्रेट कन्वीनियंस हो गया, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, कॉस्ट रिडक्शन हो गया ऑनलाइन पोर्टल आने से। रेड टैपेजिम जो है ना वो खत्म हो गई, रिड्यूस हो गई। गुड गवर्नेंस आने से क्या क्या फीचर्स फायदा हुआ, लेस करप्शन हुआ, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी हुई, ग्रेट कन्वीनियंस हुआ, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। रेवेन्यू ग्रोथ कैसे हुआ, तुम जा रही हो, ठीक है ना, तुम जाकर ऑनलाइन करोगी, तुमको भाड़ा लगेगा, पैसा लगेगा, है ना, उस तरह से। या फिर तुमको पता है कि मेरे मेरे सैलरी, यहाँ मैं एक तरीके से बता रही हूँ जो आरटीआई, आरटीआई में एग्जाम, हाँ आरटीआई क्या है तुम्हारा, एक तरह का गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। आरटीआई पहले राजस्थान से आई है, कैसे हुआ था सुनो। लोग, राजस्थान में एक कंपनी थी, वहां पे वर्कर लोग काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको, वो काम कर रहे थे पूरा अच्छे से, लेकिन उनको उतना सैलरी नहीं दे रहा था, बोल रहा था 14 डेज का लो, तुमको इतने दिन का ही काम पैसा मिलेगा। तो लोग बोलते, लोग वहाँ जो फैक्ट्री में काम करते, जो वर्कर, वो बोलते कि मुझे 14 डेज का क्यों पैसा मिल रहा है। तो वहां से मैनेजर बोलता कि हमको ना, मैनेजर बोलता कि आपने 14 डेज ही सिर्फ काम किया है। तो वर्कर बोलेगा कि नहीं मैं तो ज्यादा दिन काम किया हूँ, है ना, मैं ज्यादा दिन काम किया हूँ, चलिए आप मुझे इन्फॉर्मेशन दिखाइए कि मैं किस दिन नहीं आया हूँ, किस दिन आया हूँ, है ना। तो जब उन्होंने मांगा ना इन्फॉर्मेशन तो मैनेजर देने से इनकार कर दिया कि ये बिल्कुल अगेंस्ट है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तब जाके वहां से ही तुम्हारा आरटीआई स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वहां से आरटीआई स्टार्ट हुआ कि हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग को काम हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेने की भी राइट होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हम जिस दिन छुट्टी ले रहे हैं तो उस दिन भी हमको पता होना चाहिए कि हम किस दिन छुट्टी ले रहे हैं। अगर हम कोई दिन 14 ये अगर कोई दिन मैं 18 आवर्स काम कर रहा हूँ तो मेरा वो भी डेटा होना चाहिए, है ना, सब एंट्री वगैरह सब होना चाहिए। तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने कितना काम किया, मैंने कितना छुट्टी लिया। ये 14 डेज का सिर्फ उठाया सैलरी दे दिया, नहीं, हर चीज का मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब ऑनलाइन जो तुम्हारा होगा, तो ऑनलाइन तुम्हारा क्या, तुम एंट्री की, तुम जाके बोल दी, कंप्यूटर में तुम्हारा लिखा गया ए नंबर वर्कर जो है ना वो आज छुट्टी लिया है, तो उसको पता है कि मैं एक दिन छुट्टी लिया हूँ। और कंप्यूटर में भी लिखा हुआ कि एक दिन छुट्टी लिया हुआ है, कंप्यूटर में भी तुम्हारा लिखा हुआ एक दिन छुट्टी लिया हुआ है। उसके बाद वो कितना घंटा काम कर रहा है वो भी कंप्यूटर में लिखा हुआ है कि इसने 18 आवर्स काम किया। तो अब इसको जो सैलरी मिलेगा तो इसको उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ई गवर्नेंस आने से रिवेन्यू भी ग्रोथ हुआ लोगों का, कॉस्ट रिडक्शन हुआ। कॉस्ट रिडक्शन कैसे हुआ, पहले अगर हमको आरटीआई करना रहता था या कुछ करना रहता था तो जाके करना पड़ता था, अब हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जब ऑनलाइन करेंगे तो मुझे जाने का पैसा नहीं लगेगा, घर में बैठ के ही करो। यहाँ टाइम भी बचता है, ठीक है ना, टाइम भी यहाँ पे बचता है, याद रखना। और रेट टैपेजिंग जो है ना वो कम होता है, क्यों, पेपर वर्क में रेट टैपेजिंग ज्यादा होता है, पेपर वर्क में रेट टैपेजिंग ज्यादा होता है, याद रखना, पेपर वर्क में रेट टैपेजिंग ज्यादा होता है, ये बात याद रखना। चलो अब मैं तुम लोग से एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे बताना। ये बताओ जल्दी से, नहीं कि गुड गवर्नेंस की कितनी कैटेगरी है, 4 कैटेगरीज हैं। एक तुम्हारा गवर्नमेंट टू सिटीजन, दूसरा तुम्हारा बताओ गवर्नमेंट टू government to सिटीजन, business, हाँ गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस, तीसरा वाला बताओ,
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। फोर्थ नंबर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हाँ फोर्थ नंबर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय एम्प्लॉय। हो गया। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, आ जाओ, ये वाला पेज पूरा याद करना अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो दो क्वेश्चन आया मैं दिखा दे रही हूँ, एक तो इससे आया हुआ निक से, और एक तुम्हारा ये वाला आया था, ये वाला। ठीक है, ये दो क्वेश्चन प्रीवियस है। गुड गवर्नेंस आया इंडिया में तो कैसे कैसे आया, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, 1970s में पहली बार जब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक को स्टैब्लिश किया गया, तो ये फर्स्ट मेजर स्टेप था टुवार्ड्स ई गवर्नेंस की तरफ। इंडिया में ई गवर्नेंस का बढ़ने की तरफ है ना, इंडिया में जब इंडिया ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ा, तो पहला स्टेप का नाम क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक 1970s। ठीक है, उसके बाद 1977 में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर निक आया, 1977 में निक। ठीक है, बस खाली लाल वाले याद करेंगे, निक आया 1977 में। फिर निक नेट आया, निक मतलब वही नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और नेट का मतलब हो जाएगा नेटवर्क, द नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क, ये 1987 में आया है। सबसे पहले इंडिया में गुड गवर्नेंस 1970 से आना स्टार्ट हुई है, जब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक को स्टैब्लिश किया गया था, तो ये एक पहला स्टेप था गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ने का। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता लोगों को, है ना। उसके बाद 1970 में निक आई, निक का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, 1977 में आई थी। ठीक है ना, निक लॉन्च किया गया था डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, कंप्यूटराइज ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इन द कंट्री। कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ना, उसको कंप्यूटराइज कर दिया गया था 1977 में, निक जिसको बोला गया, निक के थ्रू, है ना, निक को लॉन्च किया गया था। उसके थ्रू क्या किया गया था, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबको कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया गया था। जो चीज कंप्यूटर में रहेगा वो गलत नहीं कर सकता है कोई भी। 1987 में नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क को लाया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था निक सेट, 1987 में। उसके बाद 1997 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये एग्जाम में आया हुआ था कि इसमें से कौन सा गुड गवर्नेंस का पार्ट है, क्वेश्चन ऐसे था। ठीक है, फुल फॉर्म देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ठीक है ना, इसे स्टार्ट किसने किया था, डिपार्टमेंटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवेंस। वो सब याद नहीं करना, खाली तुमको याद करना है कि ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है, एक नंबर। दूसरा कि 1997 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, NCEG को, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जी का मतलब गवर्नेंस, खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस याद कर लेना। ठीक है ना, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया में कब आया, तो 2000 में आया, और 2008 में इसको एमेंड किया गया था, तो वो नहीं याद करना, खाली कब आया था 2000 में याद कर लेना। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। देखो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस है, यहाँ पे ई पहले, ई जी बीच में है, तो यहाँ पे नेशनल हो जाएगा, फिर ई जी का मतलब ही ई गवर्नेंस। ठीक है ना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को लॉन्च किया गया था 2006 में। ठीक है, उसके बाद 2015 में इसी का नेशनल ई गवर्नेंस को नाम बढ़ा दिया गया था, इसको बोला गया था 2.0। यहाँ पे एक पॉइंट है 2.0, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0, इसका दूसरा नाम है ई क्रांति। ई क्रांति, एग्जाम में अगर पूछे कि ई क्रांति या नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ये कब आया था, तो 2015 में आया था। ठीक है ना, कब आया था, 2015 में आया था। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, देखो रिवाइज में है तुम्हारा कि 1970s में क्या आया था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन 1970। ये पहला स्टेप था गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ने, ये सॉरी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की तरफ बढ़ने। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस का मतलब क्या, ऑनलाइन, ऑनलाइन हो जाना। जैसे अभी हम लोग का यूनिवर्सिटी का फॉर्म हम लोग ऑनलाइन भरते हैं, है ना, लेकिन पहले जाकर भरना पड़ता था, अभी तुम ऑनलाइन भर सकती हो।
एडमिट कार्ड वगैरह का जो फॉर्म आया था तो ऑनलाइन भर सकती हो, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। उसके बाद निक कब आया, तो निक में क्या किया गया था, पूरे कंट्री के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को कंप्यूटराइज कर दिया गया था 1977 में, ठीक है। 1987 में एक साल बाद ही, तुम्हारा एक साल बाद ही क्या किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस, ई जी का मतलब ई गवर्नेंस है, इसको स्टैब्लिश किया गया। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 में आया, और उसके बाद 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को लॉन्च किया गया 2006 में। इसी को एन ई, सॉरी रुक जाओ, स्मॉल में लिखा है ना, एन ई जी, और इसको बोला गया 2.0, और दूसरा नाम रखा गया इसको ई क्रांति नाम रखा गया, ठीक है ना। ये सब ई गवर्नेंस का पार्ट है, ये सारे ही ई गवर्नेंस का पार्ट है, ओके, ये सारे ही ई गवर्नेंस का पार्ट है। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा का नाम है अच्छा मुझे पहले बात बताओ, वो समझ में आया, गुड गवर्नेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बात बताओ पहले, तुम लोगों का गुड गवर्नेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये वाला पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1922, ये नहीं भी पढ़ेगी तो कोई बात नहीं, कभी मैं पढ़ाऊंगी। इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम, विमेन को भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया जाएगा ताकि विमेन एम्पावरमेंट हो जाए, ठीक है ना। लोकल बॉडीज में विमेन को भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में पार्टिसिपेट होने दिया जाएगा, ये 1994 में आया था। इससे विमेन जो है ना एम्पावरमेंट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये गुड गवर्नेंस है, सॉरी ये एक तरीका का गवर्नेंस है, क्या है गवर्नेंस, है ना। इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़े, कहाँ पर, लोकल बॉडीज में, पंचायत वगैरह में भी। तो ये कब आया था, विमेन को कब इलेक्ट किया गया था, कब बोला गया था कि विमेन भी आप पार्टिसिपेट करेगी पॉलिटिक्स में, रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम में, 1994 में। पीसा एक्ट कब आया था, पीसा एक्ट, अच्छा मैं यहाँ पे पीसा शॉर्टकट में लिखी हूँ, बताओ तो, तब मैं यहाँ पे पीसा नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पीसा को पूरा पढ़ाऊंगी, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है पीसा का, ठीक है। तो मैं पीसा नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पीसा जब पूरा लाऊंगी तब, मैं बनाई हूँ पीसा, मुझे लग रहा है पीसा मैं इसको डिलीट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ई ग्राम सभा 2020 में आई, प्रीवियस क्वेश्चन है, ई ग्राम सभा, सॉरी ई ग्राम स्वराज्य, ठीक है ना, ई ग्राम स्वराज्य 2020 की है, ठीक है ना। ई ग्राम स्वराज कब की है, 2020 की है, ठीक है, ये बात याद रखना। और मैं तुम लोग से थोड़ा सा भी क्वेश्चन, ठीक है चलो सर देखो, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को क्या बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये भी एग्जाम में आता है कि किसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है, किसे बोला जाता है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। ये आई कब थी, तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। ये तो बहुत ही मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन होंगे समझे, है ना, ये तो याद ही रहता है सबको। लेकिन पंचायत राज के बारे में डीपीएसपी में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 40 में, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में लिखा लिखा गया है या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है ना। मतलब आर्टिकल 40 डीपीएसपी में लिखा गया है या लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना, उसके बारे में लिखा गया है। अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा आर्टिकल हो मानिए कि 42 हो, 41 हो, 44 हो और 40 हो, आप पूछे कि कौन सा आर्टिकल में तुम्हारा ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, ये लिखा हुआ है, तो हो जाएगा आर्टिकल 42, सॉरी आर्टिकल 40, है ना। और फिर उसके बाद कौन सा, ये आर्टिकल 40 क्या है, तो ये एक डीपीएसपी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पहली कौन ऐसी स्टेट थी जहां पर तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया गया था, तो वो था राजस्थान की नौगाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है।
पहली बार जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया है तो स्टेट का नाम क्या है? राजस्थान। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? तो पीएम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कब कब इसका डेट क्या है? तो इसको गांधी जी के तुम देख सकती हो बर्थ के, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो थे ना वो गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे, तो उन्हीं के बर्थ में, और गांधी जी ये बहुत ज्यादा मतलब वो सपोर्ट भी करते थे विलेज ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को, ठीक है ना। वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते थे, इसलिए उन्हीं के बर्थ के दिन इसलिए उन्हीं के बर्थ के दिन तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज नहीं आएगी तो बोलना तुम लोग मुझे, या कोई भी डिस्टरबेंस वगैरह आएगा तो, ठीक है। एक हो गया ये सारा ही याद करने का। एक तो पंचायत राज को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, रूरल एरिया। कौन सा अमेंडमेंट है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 40। क्या बोला गया है? कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत होना चाहिए। पहली कौन सी स्टेट है जहां पे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आई थी? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? तो तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। कब, डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद एक और देखना, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो लॉर्ड रिपेन को बोलते हैं, क्योंकि लॉर्ड रिपेन एक रेजोल्यूशन लाया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, जिसको मागना कार्टा भी बोला जाता है। 1882 में इन्होंने लाया था मागना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड रिपेन, इसलिए लॉर्ड रिपेन को फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, याद रख लो लॉर्ड रिपन को। ये वाला पेज क्लियर हो गया तो बताओ, मैं दूसरा पेज को चेंज करूंगी। अभी मैं क्लास कराने के बाद सारा पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लेना। मैं इसलिए नहीं कर रही थी ना, सेंड नहीं कर रही थी, एक्चुअली मेरा थोड़ा तबियत खराब हो गया था, और ये भी बात था, और ये भी बात था कि मैं सोच रही थी कि जितना में से बन रहा मैं बना लूँ, उसके बाद एक ही बार मैं भेज दूँ, एक ही पीडीएफ में सब रहेगा, इस वजह से। ठीक है, ये वाला हो गया, मैं चेंज कर रही हूँ।